नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। झारखंड में ईडी ने शराब के कारोबार में बड़ा खुलासा किया है। फर्जी कागजात के आधार पर जमीन के फर्जीवाड़े के बाद अब शराब कारोबार में 40 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है। इस मामले में राज्य के चर्चित शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि झारखंड के बड़े नेताओं के साथ योगेंद्र तिवारी के मधुर संबंध रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। ने झारखंड में फर्जी कागजात के आधार पर जमीन का बड़ा खुलासा करने के बाद अब शराब कारोबारी पर नकेल कसने की शुरुआत कर दी है। झारखंड के चर्चित शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो तकरीबन 40 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप योगेंद्र तिवारी पर लगाया गया है। योगेंद्र तिवारी को समझने की भी जरूरत है और उनकी पहुंच को समझने की जरूरत है। उनके सिंडिकेट को आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि अगर 24 जिलों की बात कर लें, झारखंड के 24 में से 19 जिलों में योगेंद्र तिवारी का ही सिंडिकेट शराब के कारोबार में लिप्त था। लगातार कई वर्षों तक सिंडिकेट के द्वारा ही ज्यादातर जो झारखंड के शराब के दुकान हैं उस पर इनका कब्जा रहा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह भी है कि जब शराब दुकान को लेकर डाक हुए थे उस वक्त भी सबसे ज्यादा जो ड्राफ्ट बनाए गए थे, मतलब जो सरकारी खाते में जो पैसे जमा करने होते हैं उसके जो ड्राफ्ट बनाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ मिहिजाम से बनाए गए थे, स्टेट बैंक के थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सिंडिकेट पहले तैयार किया गया था और उसके बाद झारखंड के शराब के कारोबार पर पूरी तरफ से योगेंद्र तिवारी का कब्जा था। कल शाम को योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया ईडी ने। सुबह उन्हें बुलाया गया था पूछताछ के लिए और उसके बाद शाम में उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके बारे में अगर हम देखें तो उनके भाई अमरेंद्र तिवारी से भी और उनके सिंडिकेट के कुछ और भी सदस्यों से पहले भी पूछताछ हो चुकी थी। कई बार वो इससे पहले ईडी दफ्तर आ चुके थे ईडी के बुलावे पर, समन पर। लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई है तब इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि जिस 40 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की बातें हो रही हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि योगेंद्र तिवारी की पहुंच और अगर हम उनके पैसे के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें राजनीतिक दलों के कई नेताओं के नाम भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी अच्छी पहुंच ऐसे नेताओं के पास थी, पहुंच उनके नेताओं के साथ रही है, उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो अब जो शराब के कारोबार को लेकर ईडी ने इतना बड़ा खुलासा किया है और अब कार्रवाई शुरू कर दी है, तब ये देखना होगा कि क्या सिर्फ जो शराब के कारोबार में जो लोग पहले से हैं, उनके सिंडिकेट के जो लोग हैं, कारोबारी हैं, क्या ये पहुंच वहीं तक रहेगी या फिर जो राजनीतिक गलियारों में इनकी जो दोस्ती रही है वैसे भी तमाम लोग ईडी के रडार पर हैं और क्या उन्हें भी समन कर बुलाया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और राजधानी रांची के इटकी में बाइक सवार अपराधियों ने शिवसेना नेता दीपक सिंह समेत 3 लोगों को गोली मार दी है। सभी घायलों का इलाज फिलहाल रांची के जसलोक अस्पताल में जारी है। ये घटना इटकी के सिंह, भोमा सिंह और नरेश नामक 3 युवक वहां पर खड़े थे और तभी 2 बाइक पर सवार अपराधी वहां पर आ धमकी और तीनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। शिवसेना ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। वहीं दुर्गा पूजा के अलर्ट के बीच अपराधियों के उत्पात से पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। हमारा बातचीत भी हुआ, एसएसपी साहब भी आए हुए, फिर हमारा बातचीत हुआ तो उनको बोला गया है कि मतलब यहाँ हॉस्पिटल में भी सुरक्षा देनी चाहिए और परिवार में भी सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन प्रशासन को और भी एक बात हम बोलना चाहेंगे कि जो भी अपराधी तरह के लोग हैं उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी किया जाए। ठीक, क्योंकि ये विषय छोटा मोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ी विषय है। इसको गंभीरता से लिया जाए। झारखंड सरकार भी इसको गंभीरता से ले और जिला प्रशासन इसको गंभीरता से ले। ये हमारा निवेदन नहीं है, ये हमारी चेतावनी है।
और साहेबगंज में अगवा युवक को सकुशल रिहा कराने के लिए पुलिस ने 20 लाख के फिरौती मांगने वाले 3 अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। 14 अक्टूबर को राधानगर थाना क्षेत्र के दक्षिण प्यारपुर के रहने वाले कमाल हुसैन को अगवा कर लिया गया था और उसे छोड़ने के लिए 20 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। पिता की ओर से दर्ज कराए गए आवेदन पर पुलिस ने एसआईटी का गठन किया, जिसने तकनीकी टीम के सहयोग से बंगाल के मालदा जिले से कमाल शेख को रिहा कराया। साथ ही 3 अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया है। नाविक को लेकर 7 आदमी का नाम आया है। 7-8 आदमी, बाकी जो लोग भी आए हैं तो नाम आ गया है, इनका बयान में भी आया है, माननीय न्यायालय में भी नाम आया है। इस हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली हमारी टीम काम करे। बाकी लोग भागा हुआ तो हम लोग मानिक से बरामद इसको कर लिया। और राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में बेहतरी के दावे के प्रशासन की कल पोल खुल गई। हरमू पंच मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन के बाद लौट रहे सीएम हेमंत सोरेन का काफिला खुद जाम में फंस गया। इस दौरान गाड़ियां सड़क पर रेंगती रही और इस भीड़ में सीएम का कारकीट भी था। सीएम की सुरक्षा में तैनात जवानों ने किसी तरह भीड़ में रास्ता बनाया और रॉन्ग साइड से सीएम के कारकेड को पार कराया गया। और इसी बीच एक महिला भी सड़क जाम में अपने बच्चे के साथ फंसी हुई थी। इसी दौरान उसका किसी बात को लेकर किसी से विवाद हुआ, जिसके बाद महिला बीच सड़क पर ही बैठ गई और इससे भी काफी देर तक सड़क जाम की स्थिति बनी रही। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रॉन्ग साइड से कैसे सीएम के काफिले को निकाला गया है वो तस्वीर भी देखिए, और कैसे विवाद करने के बाद एक महिला बीच सड़क पर बैठी और उसके बाद पूरी राजधानी में घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। तो 2 तस्वीरें हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रॉन्ग साइड से कैसे सीएम के कारकेड को पार कराया गया है, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन एक पंडाल के उद्घाटन में पहुंचे थे और जब वहां से वापस लौटने लगे उसी दौरान उन्हें जाम का सामना करना पड़ा। लेकिन रॉन्ग साइड से सीएम के काफिले को पार करा दिया गया। लेकिन आम जनता का क्या, क्यों मुकम्मल व्यवस्था नहीं रखी जाती है? ट्रैफिक व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? राजधानी वासी घंटों तक जाम में फंसे रहे। और झारखंड में आने वाले चुनाव में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका निभाएगा। रांची में जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में आने वाले चुनाव में सीट बंटवारे पर फैसला लिया जाएगा, जिसे जेएमएम के साथ साथ कांग्रेस और आरजेडी समेत सभी सहयोगी दल मान्य रखेंगे। बात होगी, सीटों के बंटवारे की बात होगी, तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी भी वहां होंगे और इंडिया गठबंधन के लोग भी होंगे। इस राज्य में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। राज्य में मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी सहयोगी दल हैं। हम लोग एक साथ मिलकर के हम लोग गठबंधन के तहत राज्य के मुख्यमंत्री को यहां पर बनाने का काम किए। स्थिति के हिसाब से आज इंडिया गठबंधन बना है। उस गठबंधन के तहत जो बैठकें होंगी और उसमें जो चर्चा होगी, उसमें जो फैसला होगा, उसी फैसला को हम चाहे कांग्रेस, चाहे आरजेडी या जो भी इस गठबंधन में है, उनको मान के आगे चलना पड़ेगा। और रांची रेल मंडल में यात्रियों की सुविधा को लेकर रेलवे की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कल बालसिरिंग और लोधमा रिंग रोड के बीच सौदाग पंचायत में नवनिर्मित भूमिगत मार्ग का उद्घाटन किया गया। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने इसका उद्घाटन किया है। इस भूमिगत मार्ग के निर्माण के बाद अब आसपास के बसे कई गांव के लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। उद्घाटन के मौके पर रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम निशांत कुमार समेत रेलवे के दूसरे अधिकारी और भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। तो हमने कहा था कि भाई अब तो चुनाव है, चुनाव संपन्न होने दो, जीतने के बाद हम प्रयास करेंगे। तो गांव वालों ने कहा कि भाई पिछले 50 साल से सब यही बोल के जाता है कि हाँ देखेंगे, करेंगे। हमने उसी समय वादा किया था।
और राजधानी रांची के पिटोरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को इलाज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल के बोर्ड पर डॉक्टरों के नाम दर्ज हैं, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं। इसके अलावा सरकारी अस्पताल में दर्द से कराह रहे लोगों के लिए दवा भी उपलब्ध नहीं है। लोगों का कहना है कि यहाँ वो इलाज के लिए आते हैं, लेकिन मौके पर डॉक्टर और दवा के मौजूद नहीं होने से उन्हें समस्या होती है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची से संवाददाता अविनाश कुमार। सरकारी अस्पताल में इलाज मतलब खतरे को आमंत्रण देना है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि आप अगर सरकारी अस्पताल की तरफ जाएं तो आपको कई तरह की कठिनाइयां मिलेंगी। इस वक्त हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिठोरिया में हैं, आपको यहाँ दिखाते हैं। यहाँ ये शिलापट है और ज़रा नाम पर आप गौर कीजिए कि ऊपर जो नाम दर्ज किए गए हैं डॉक्टर के और तमाम जो स्टाफ हैं उनके। पहला नाम कृति त्रिपाठी का है जो अभी यहाँ नहीं है, उन ट्रेनिंग में गई हैं। दूसरा जो नाम है उस पर सादा कागज लगाया गया है, मतलब वो भी नहीं है। डॉक्टर वेंकटेश जो हैं वो आयुष चिकित्सक हैं, लेकिन हम जब यहाँ पहुँचे हैं वो भी नहीं है। और इसी तरह अगर आप नीचे तक जाएं, अलग अलग ANM है, GNM है, जो डेंटल हैं, जो स्टाफ की जो ये फहरिस्त है, जो इसकी सूची है, उसके अनुसार से आपको यहाँ स्टाफ नहीं है। दीदी इसमें से कितने लोग हैं सामने में? ये बहुत अच्छा आप लोग लिखती हैं, 11 है। कितना? 3 है, 4, 5 नहीं है। 5 ही है, मतलब 6 नहीं है। 6 नहीं है तो कैसे इलाज होगा दीदी? 6 नहीं है तो फिर जो हम लोग हैं उसी से काम चल रहा है। बाकी ज्यादा इमरजेंसी करता है तो फिर काटे भेज देते हैं। इमरजेंसी तो यही हो गया कि हम अगर आ जाएं और हमको तुरंत इलाज हो जाए, यही तो सबसे बड़ा इमरजेंसी है। यहाँ से वहाँ जाते जाते तो मौत हो जाएगी। तो ज्यादा सीरियस रहते हैं तो उसी हम लोग काटे भेजते हैं, चाहे सदर फिर भेजते हैं। कि यहाँ एक जरूर काउंटर है जहाँ पर जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल बच्चे हैं, उनका टीकाकरण होता है। दीदी क्या कर रही हैं आप? आज सुबह से कितना टीकाकरण हुआ है? 7 हो गया है। रेगुलर होता है सब सप्ताह में? एक दिन नहीं, सप्ताह में 2 दिन होता है, बृहस्पतिवार और शनिवार। ये आप लोग के जिम्मे, आप ANM है, क्या नाम है आपका? निशा गाड़ी। मैडम आप ऐसे टीका के अलावे कभी आती हैं या नहीं आती? टिकट लिया है। ऐसे नहीं आती, कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो कहाँ जाती हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल? प्राइवेट। वहाँ नहीं आती? नहीं यहाँ जब आते हैं और कोई डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं। यहाँ डॉक्टर नहीं है? नहीं है, यहाँ नियुक्त ही नहीं है डॉक्टर। ऊपर जो लिस्ट में नाम नहीं है, वो नाम सिर्फ है। कृति मैम आ रही थी लेकिन वो कहीं ट्रांसफर हो गई और कोई ट्रेनिंग में गई? हाँ, ट्रेनिंग में। उसके बाद से कोई नहीं? उसके बाद से कोई नहीं है। 2 महीने से कोई नहीं आ रहा। ये देखिए, ये अगर हम दवा केंद्र की बात कर लें तो एक बार आपको इस रैक की तरफ दिखाना चाहूँगा कि जितनी दवाइयाँ आपको देखने को मिल रही है बस इतनी ही दवा है। दीदी दवा बहुत कम दिख रहा है, क्या है? सब मिला ही नहीं है हम लोग को वहाँ। मिला ही नहीं? जितना दिया जाता है उतना ही ले आते हैं। अभी तो पूरा वायरल का सीजन चला हुआ है, सर्दी खांसी का, सिरप भी नहीं देख रहे हैं? नहीं दिए हैं हम लोग, PHC से नहीं मिला। और अगर ज्यादा दिक्कत है, बुखार में भी पैरासीटामोल, दर्द में भी पैरासीटामोल, जो भी दर्द पैरासीटामोल लीजिए, ठीक है हो जाएगा। और अच्छी बात इन्होंने कही कि हर दर्द की दवा पैरासीटामोल बोल रहे हैं कि बस वही मिलता है और यही सरकारी अस्पताल की हकीकत है, यही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिठोरिया की हकीकत है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की और कहा कि भाई ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इसको दुरुस्त करना है, लेकिन अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो न तो लोग स्वस्थ हो सकेंगे, न ही ये स्वास्थ्य विभाग दुरुस्त हो सकेगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। अगली खबर हजारीबाग से आपको बताएंगे, जहां पहाड़पुर से होते हुए 30 हाथियों का झुंड बरकट्ठा क्षेत्र में घुस गया, जिसके बाद हाथियों ने किसानों की फसल के साथ बाउंड्री को भी नुकसान पहुंचाया है। गांव वालों ने वन विभाग के साथ ही प्रशासन को भी इसकी सूचना दी है। प्रशासन की ओर से घरों में महुआ शराब नहीं रखने की अपील की गई है, साथ ही हाथियों के पास नहीं जाने की नसीहत दी गई। इधर हाथियों के आने से लोगों में दहशत का माहौल है, जिसकी वजह से लोग जागकर हाथी को भगाने के प्रयास में लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 कि हम लोग सभी लोग परेशान हैं और प्रशासन के माध्यम से और जंगल विभाग के पदाधिकारी लोग सभी लोग हाथी को भगाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
और रांची यूनिवर्सिटी में जापानी भाषा की भी पढ़ाई कराई जाएगी। जापान के डेलीगेट्स ने रांची सांसद संजय सेठ से मुलाकात की है। रांची यूनिवर्सिटी के योकोहामा यूनिवर्सिटी की ओर से जापानी भाषा सिखाई जाएगी। सांसद संजय सेठ ने कहा है कि दोनों देशों की संस्कृति एक दूसरे से मिलती जुलती है और यही वजह है कि कोशिश ये रहेगी कि छात्र यहां भी जापानी भाषा को सीख सके। सोचा कि हमारे लोकसभा के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, विदेशी भाषा को जानना चाहते हैं, उसके विदेशी भाषा का ज्ञान लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे बच्चे क्यों पीछे रहें। तो उसी मुतालिक आज हम सबने बात की है। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ऑनलाइन भी और फिजिकली भी बच्चे हमारे जापानीज भाषा और अन्य भाषा सीखकर निश्चित रूप से अपने जीवन में और आगे बढ़ने के तरक्की के रास्ते खोलेंगे। Good relationship, we need to understand our own cultures, like both cultures, India and Japan. So by learning Japanese language from our institute, Indian student can understand the way of thinking, the Japanese way of thinking, and also the spirit of Japan. और साहिबगंज के बोरियो चपगामा गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्राम प्रधान ने बताया कि सड़क नहीं होने से लोगों को अस्पताल तक जाने के लिए पगडंडी के सहारे मेन रोड तक जाना पड़ता है। वहीं खराब सड़क की वजह से बेटे बेटी की शादी का रिश्ता तक नहीं आ पाता। बरसात के दिनों में बच्चों को स्कूल जाने में काफी समस्याएं आती है। लोगों का आरोप है कि समस्या के बारे में जानकारी देने के बावजूद जनप्रतिनिधि उदासीन बने हुए हैं। परिया से चपगां तक रोटी नहीं है, बहुत तकलीफ। हम लोग बीमारी हमारी डॉक्टर का पहुँच नहीं पाते हैं। धाने खेत रखे तो रोगी को टाइम को लिखना पड़ता है। साहब बोला कि बिहार में बसने के लिए कौन कहा है, कागजों को धगले रह गया। वहीं गांव में आने जाने का रास्ता नहीं है। बाजार हटिया करने के लिए लेडीज जो डिलीवरी होता है वो भी हम लोग को डिलीवरी करवाने के लिए खटिया पलाज कर लेकर जाते हैं, और जो बीमार पड़ता है ले जाते रास्ते में मृत्यु हो जाता है। वो सब का आने जाने में बच्चियों को पढ़ाने के लिए पूरा कष्ट हो रहा है हम लोग का। और गिरिडीह के नक्सल प्रभावित देवरी प्रखंड की सुदूरवर्ती गांव लहरिया में अभी भी आदिवासी बुनियादी समस्याओं से गुजर रहे हैं। अभी तक इन लोगों को पक्का मकान नहीं मिला है और मिट्टी के घर में रहने को मजबूर हैं। और इतना ही नहीं, इन लोगों को सरकारी अनाज भी पीडीएस दुकान में ही मिलता है, क्योंकि राशन कार्ड में इन लोगों का नाम ही नहीं है। और ऐसे में इन लोगों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। सरकार के तरफ से आदिवासियों के उत्थान के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्हें पक्का मकान दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है और अन्य तरह की सुविधाएं भी दी जा रही है। लेकिन इस वक्त हम गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के लहरिया गांव में हैं। ये एक ऐसा सुदूरवर्ती गांव है जहां पर मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। यहाँ तक अभी तक अधिकारी एक बार भी झांकने के लिए नहीं आए हैं कि यहाँ के आदिवासियों की क्या हालत बनी हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये लहरिया गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो सुदूरवर्ती गांव है। और यहाँ तक सरकारी बाबू अभी तक यहाँ पर देखने तक नहीं आए हैं कि आखिर ये लोग किस हालत में रहने को मजबूर है। ये घर जो आप देख रहे हैं ये कच्चा मकान है और ये कच्चा मकान में ही ये लोग अभी तक रह रहे हैं, जबकि सरकार का यह आदेश है, सरकार का यह लक्ष्य है कि हर घर पक्का मकान होना अनिवार्य है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक सरकारी योजना जो है पक्का मकान का वो इन लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? क्या क्या दिक्कत हो रहा है? हमारा कुछ ना दिक्कत है, खाली राशन नहीं मिल रहा है। कतना आदमी इतना ठक लगल, अभी तक ना जल दल के पैसा लेके चला गया। राशन वगैरह नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिल रहा है? 6 महीने से आगे मिल जाते हैं। अच्छा, तो कहीं शिकायत है कि आप लोग कि राशन नहीं मिल रहा है हम लोगों को? अरे गोवाची दी है तो डीलर है तो नहीं जोड़ रहा। अब पैसा भी ले लिया नाम जोड़ने के नाम पर। कभी आप लोग शिकायत है कि जनप्रतिनिधि वगैरह को कि हम लोग को कह दीजिएगा पक्का मकान वगैरह? हम तो बहुत बार भरे लेकिन मिल नहीं रहे थे। फॉर्म बहुत बार भरे है ना? और उसके बावजूद आप लोगों को नहीं मिल पाया है। तो क्या पैसा वैसा भी आके आता है तो ले लेता है क्या वो लोग? लेता है, उसके सब कुछ लेता है। इन लोगों को 1000 से 2000 रुपए कमाने में 1 महीने से अधिक लग जाते हैं। अपनी जमा पूंजी जो रखा हुआ था उसे इन लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए दिया, लेकिन दलालों ने पैसा ले लिया है और अभी तक इन लोगों का काम नहीं करवाया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।